हेलो एंड वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था बेसिक परिचय चैप्टर 7 का ह्यूमन मेमोरी का। अब हम समझेंगे कि स्मृति का स्वरूप क्या होता है। स्मृति मतलब मेमोरी। अभी आपको एक नंबर यहाँ दिखाया जा रहा है 26AB17। ठीक है, ये एक नंबर है। ओके, स्मृति क्या है? स्मृति किसी सूचना को एक समय तक धारित करना तथा उसका प्रत्याह्वान करना है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरह का संज्ञानात्मक कार्य किया जाना है। जैसे आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा है 26AB17। ठीक है, अभी आप इसको रिपीट करने बोला जाए आपको आंख बंद करके, तो इसको आप क्या करेंगे? रिपीट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी ये कहाँ गया है? आपको पहले क्या मिला? अटेंशन मिला। ठीक है, फिर अब आपने क्या किया? इसको डाला आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में, है ना। अभी ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में है 26AB17। लेकिन जैसे ही ये लेक्चर एंड होगा और अंत में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको ये नंबर याद है, तो अगर आपकी मेमोरी एवरेज मेमोरी है तो हो सकता है कि आप ये नंबर को पूरी तरह से भूल जाए कि हमने क्या याद किया था। ठीक है, तो मेमोरी इसी प्रकार का स्वरूप है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं हम एक निश्चित समय तक, है ना, चाहे वो थोड़े समय के लिए हो, चाहे वो एसटीएम में हो या फिर एलटीएम में हो, थोड़े समय तक धारित करना। ठीक है, इसी को कहते हैं हम स्मृति। जो किस पर निर्भर करता है? ये इस पर निर्भर करता है कि किस तरह का संज्ञानात्मक कार्य किया जाना है। ठीक है, क्या हमको नंबर्स याद रखने हैं, क्या हमको कोई इवेंट्स याद रखने हैं। ठीक है, इस तरह की बातें। कभी किसी सूचना को कुछ क्षणों के लिए रोक कर रखना होता है। ठीक है, जैसे एक अपरिचित टेलीफोन नंबर को तब तक धारित रखना पड़ता है जब तक कि आप टेलीफोन यंत्र तक उस नंबर को डायल करने के लिए पहुंच नहीं जाते, या अपने स्कूल के प्रारंभिक दिनों में जोड़ घटाव करने की जो विधि आपने सीखी थी वह कई वर्षों बाद भी याद रहती है। ठीक है, तो जब आपने क्या करते हैं, कहीं आप जा रहे हैं ट्रेन में, कोई आपको मोबाइल नंबर देता है तो उसको क्या करते हैं आप ज्यादा समय तक याद रख नहीं सकते आप। ठीक है, कुछ समय बाद क्या होता है, आप उसको भूलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन बचपन की जो आपकी पोयम है, जहाँ पे आपकी पोयम आती है जॉनी जॉनी या फिर ट्विंकल ट्विंकल, वो आपको आज तक याद है। ठीक है, या फिर आपको प्लस माइनस की जो सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन है वो आज तक याद है। क्यों? स्मृति एक प्रक्रिया है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें तीनों इंडिपेंडेंट चीजें काम करती हैं, किंतु क्या है, ये अंतः संबंधित। एनकोडिंग अलग चीज है, स्टोरेज अलग चीज है और रिट्रीवल अलग चीज है। यानी कि कूट संकेतन एक डिफरेंट चीज है, भंडारण एक अलग चीज है और पुनरुद्धार एक अलग चीज है। लेकिन 1 2 3 ये तीनों अलग होने के बावजूद भी क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये आपस में एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है। इस बात का ध्यान रखें। तीन स्वतंत्र किंतु क्या है, ये अंतर संबंधित अवस्थाएं हैं। पहली कौन सी है? पहली है कूट संकेतन यानी कि एनकोडिंग। अभी जो ऊपर नंबर था 26AB17, इसको क्या किया हमने? इसको एनकोड किया इस फॉर्म में। ठीक है, फिर क्या किया आपने? इसको मेमोरी में, स्टोरेज में आपको सेव किया, और जब आपसे पूछा जाएगा कि हमने लेक्चर के स्टार्ट में कौन सा नंबर याद किया था, तो क्या करेंगे आप? उसका पुनरुद्धार करेंगे अपने मेमोरी में जाके, यानी कि रिट्रीवल करेंगे अपने माइंड में जाके। कोई भी सूचना जो हमारे द्वारा ग्रहण की जाती है वह इन अवस्थाओं से अवश्य प्रभावित होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? ई से आएगा आपका एनकोडिंग, फिर एस से आएगा आपका स्टोरेज और आर से आएगा आपका रिट्रीवल। ठीक है, यही आपका एमसीक्यू आपके नेट के एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। रिपीटेड है ये कि एनकोडिंग पहले होती है, रिट्रीवल पहले होता है, क्या होता है। ठीक है, तो इस फॉर्म को आप याद रखें। ई एस आर, पहले एनकोडिंग होगी किसी भी सूचना की, फिर होगा उसका स्टोरेज यानी कि भंडारण, और फिर अंत में होगा उसका पुनरुद्धार। सबसे पहले बात करते हैं कूट संकेतन पहली अवस्था है, जिसका तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सूचना जो है कहाँ पहुंचती है? स्मृति तंत्र में। मतलब आपका जो मेमोरी सिस्टम है, आपका जो मेमोरी सिस्टम है उसमें पहली बार पंजीकृत की जाती है ताकि इसका पुनः उपयोग किया जा सके। 26AB17 क्या किया आपने? इसको एनकोड किया। ठीक है ना, इसको आपने एनकोड किया, यानी कि आपने क्या किया? इसका कूट संकेतन किया। इसको आप, इस नंबर को आपने क्या किया? एक संकेत के रूप में इसको कूट दिया और कहाँ भेजा? अपनी मेमोरी के अंदर भेजा। जब भी कोई बाह्य उद्दीपक यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुली, है ना, एक्सटर्नल स्टिमुली, कोई भी क्या है, कोई भी बाह्य उद्दीपक हमारी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करता है तो वह तंत्रिका आवेग उत्पन्न करता है। ठीक है, और इन्हें हमारे मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में पुनः प्रक्रमण के लिए ग्रहण किया जाता है। यहाँ पे क्या किया है? 26AB17 को आपकी ज्ञानेंद्रियों ने क्या किया? प्रभावित किया और क्या डेवलप किया? एक तंत्रिका आवेग उत्पन्न किया। ठीक है, और कहाँ पे इसको एनकोड किया? हमारे मस्तिष्क के अंदर। ठीक है, आपकी आंखों ने ये डिजिट देखे और आपके कानों ने ये शब्द सुने 26AB17, और ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे आपके दिमाग में एनकोड हो रहा है। अब बात करते हैं आगे। इसमें दिया हुआ है कूट संकेतन में आने वाली सूचना को, कोई भी सूचना जब एनकोड की जाती है, ग्रहण किया जाता है तथा उससे कोई अर्थ व्युत्पन्न किया जाता है ना, उसे इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि उसका पुनः प्रक्रमण किया जा सके। ठीक है, कोई भी चीज को आप एनकोड करते हैं तो उसके लिए क्यों करते हैं? ताकि आप क्या करें? बाद में उस चीज को
अपनी मेमोरी सिस्टम से रिट्रीव कर पाए, है ना, उसका पुनरुद्धार उसी चीज का, उसी इंफॉर्मेशन का आप कर पाए। ठीक है, ओके। अब दूसरा आता है भंडारण। भंडारण स्मृति की द्वितीय अवस्था है। पहली अवस्था कौन सी है? पहली अवस्था है कूट संकेतन, अगली अवस्था है भंडारण। सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन जिसका कूट संकेतन किया गया है उसका भंडारण भी आवश्यक है, जिससे उस सूचना का बाद में उपयोग किया जा सके। अतः भंडारण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा सूचना कुछ समय सीमा तक धारण की जाती है। जैसे अभी 26 AB 17 है, अब तो आपको याद हो ही गया होगा। ये जो डिजिट है ये आपको याद रहेगा, हो सकता है 1 घंटे 2 घंटे, ठीक है, लेकिन कल सुबह होते होते क्या होगा, कल मॉर्निंग में क्या होगा, कल मॉर्निंग में क्या होगा कि आप ये डिजिट को भूल जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका भंडारण आपने उतने ही समय के लिए किया, इस लेक्चर तक आपने इसका भंडारण किया है। ठीक है, इसीलिए भंडारण भी इंपॉर्टेंट है कूट संकेतन के बाद। तीसरा आता है पुनरुद्धार। अब आपने भंडारण तो कर लिया, पहला क्या था? कूट संकेतन, दूसरा क्या था? भंडारण, और अंत में क्या है? तीसरा है इसका पुनरुद्धार। ठीक है, पुनरुद्धार स्मृति की तीसरी अवस्था है। तीन अवस्था जो है इंडिपेंडेंट है, साथ ही साथ एक दूसरे पर निर्भर भी है। सूचना का उपयोग तभी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति अपनी स्मृति से उसे वापस प्राप्त करने में समर्थ हो। जो बोलते हैं कि उसकी मेमोरी अच्छी है, किसी संबंधित व्यक्ति की मेमोरी अच्छी है, इसका मतलब क्या है कि उसने एनकोडिंग अच्छे से की है, उसने स्टोरेज अच्छे से किया है और वो रिट्रीव कर पा रहा है। मेन अंत में क्या आएगा कि उसने रिट्रीव कर लिया, उस चीज का पुनरुद्धार कर लिया, तो ही कहा जाएगा कि उसकी मेमोरी क्या है? स्ट्रांग है। विभिन्न प्रकार के संज्ञानात्मक कार्यों, है ना, अलग अलग प्रकार के कॉग्निटिव जो कार्य होते हैं, प्रोसेस होती है, जैसे समस्या समाधान, है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, जैसे आपने वो एग्जांपल देखा है कि 1 किलोमीटर में ट्रेन इतना चलती है और फिर 20 किलोमीटर में कितना चलेगी। इस टाइप की जो एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने मिलते हैं, या फिर एक बोट ऊपर से अपस्ट्रीम में ऐसे जा रही है, डाउन स्ट्रीम में ऐसे जा रही है, ये सब सवाल क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग के सवाल है। ठीक है, निर्णयन इत्यादि को करने के लिए जब संचित सूचना को, तो आप क्या करते हैं? विभिन्न फॉर्मूलेज जो होते हैं इनको क्या करते हैं? अपनी मेमोरी से रिट्रीव करते हैं ना। जैसे एक फॉर्मूला है a+b² का फॉर्मूला है, a² + 2ab, है ना। ये सब क्या कर रहे हैं? आपने इसको एनकोड किया और अंत में क्या करते हैं? आप इसका पुनरुद्धार करते हैं। निर्णयन इत्यादि को करने के लिए जब संचित सूचना को पुनः चेतना में लाया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पुनरुद्धार कहा जाता है। जब आपने क्या किया, कोई मेमोरी आपने स्टोर किया, उसको आप क्या कर रहे हैं? दोबारा रिट्रीव कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम पुनरुद्धार। यह एक रोचक तथ्य है कि स्मृति की विफलता, है ना, मेमोरी फेल होना, इनमें से किसी भी अवस्था में हो सकती है। ठीक है, या तो आपने प्रॉपर इसको एनकोड कूट संकेतन नहीं किया हो, या फिर इसका स्टोरेज भंडारण अच्छे से नहीं किया हो, या फिर आर इसका रिट्रीवल अच्छे से नहीं किया हो, है ना। तो स्मृति की विफलता है, इनमें से किसी भी अवस्था में हो सकती है। आप किसी सूचना का पुनः स्मरण इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपने उसका ठीक ढंग से कूट संकेतन नहीं किया था। तो कोई भी जो सूचना है उसका आप पुनः स्मरण नहीं कर पा रहे, यानी कि पुनरुद्धार नहीं कर पा रहे हैं, इसका कारण क्या है कि आपने उसको ठीक ढंग से क्या नहीं किया? कूट संकेतन नहीं किया, मेमोरी में आपने ठीक से नहीं किया। अगर मान लीजिए ऊपर के डिजिट आपको ऐसे लिखे होते, ठीक है, तो क्या होता? आप शायद इसको याद नहीं रख पाते, है ना, या आपका भंडारण कमजोर था, इसके कारण भी हो सकता है। अतः आवश्यकता पड़ने पर उसका पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं अगला जो हमको पढ़ना है, सूचना प्रक्रमण उपागम, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, जिसे क्या कहते हैं? हम स्टेज मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्टेज मॉडल कहते हैं। स्टेज क्या होता है? सीढ़ियां, स्टेज पे आप देखा है आपने, डांस वगैरह होता है तो वहां की सीढ़ियां कैसी होती हैं? एक, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, ऐसे ऊपर बढ़ती जाती है ना। एक स्टेज मॉडल है सूचना इंफॉर्मेशन किस प्रकार से अप्रोच होती है। प्रारंभ में यह समझा जाता था कि हम जो कुछ भी सीखते हैं या अनुभव करते हैं, उन समस्त सूचनाओं को संचित करने की क्षमता स्मृति में होती है। सबसे पहले क्या समझा जाता था कि हम जो भी सीख रहे हैं, जो भी लर्निंग ले रहे हैं, या जो भी हमारे एक्सपीरियंस है, उनकी जो सूचनाएं हैं, इनको संचित करने की क्षमता किसमें होती है? स्मृति में होती है। इसे एक बृहद भंडार की भांति समझा जाता था, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उस सूचना को वहां से निकालकर उसका उपयोग किया जा सके। किंतु कंप्यूटर के आविष्कार से मानव स्मृति को भी उसी तंत्र के रूप में देखा जाने लगा है, जिसमें सूचनाओं का प्रक्रमण कंप्यूटर की भांति ही किया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो मेमोरी सिस्टम काम करता है वो किस प्रकार से काम करता है? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक कंप्यूटर में मेमोरी स्टोरेज होता है। ठीक है, ये देखिए सूचनाएं पहले जाती हैं, आपकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सूचनाएं हैं कि कहाँ जाएंगी पहले, ये है स्मृति का अवस्था मॉडल। तो सबसे पहले मॉडल स्मृति के बारे में कौन सा आया? आपका आया अवस्था मॉडल, यानी स्टेज मॉडल। फिर आपकी संवेदी स्मृति में जाएगी जो सूचना है, ठीक है। फिर क्या होगा? अवधान। फिर आपको मिलेगा अल्पकालिक स्मृति। फिर क्या जाएगा? विस्तार परक पूर्वाभ्यास। और अंत में क्या मिलेगा हमको? दीर्घकालिक स्मृति, यानी कि एलटीएम में चीजें मिलेंगी। ठीक है, ओके। अब देखते हैं आगे। तो कंप्यूटर और ये क्या करते हैं? दोनों ही बड़ी मात्रा में सूचना का क्या करते हैं? पंजीकरण करते हैं, है ना। इसको अपने अंदर स्टोर करते हैं। पंजीकरण यानी कि
कूट संकेतन भंडारण करते हैं और उसमें फेरबदल करते हैं और इस फेरबदल के परिणाम स्वरूप कार्य करते हैं। ठीक है, यदि आपने कभी कंप्यूटर पर काम किया होगा तो आपको पता होगा कि इसमें एक अस्थायी स्मृति, यादृच्छिक अभिगम स्मृति होती है और एक स्थायी स्मृति होती है, यानी कि परमानेंट मेमोरी, जिसे कहते हैं हम हार्ड डिस्क। कार्यक्रम आदेश के आधार पर कंप्यूटर अपनी स्मृति की सूचना में फेरबदल करके उत्पादित सूचना को कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। तो मेमोरी सिस्टम और कंप्यूटर में क्या होता है, हमको जो देखना होता है हम उसी को सीधे सीधे बाहर, डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है उदाहरणार्थ, जब आपको किसी गणितीय समस्या का समाधान करना हो तो गणितीय संक्रिया से संबंधित स्मृति है ना, तो जैसे मान लो आपको कि सॉल्व करना है a + b = 2ab, इस चीज को आपको सॉल्व करना है, या आपको कोई 26 + 39 इसको आपको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे आप, जो आपने पहले याद किया था गणित के बारे में, ठीक है, उनके जो फॉर्मूला संक्रिया जो आपने याद की थी उसी संबंधित अपने दिमाग में आप चीजों को खोजने का प्रयास करेंगे, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप देखेंगे कि इतनी दूरी है या इतनी लंबाई है, जैसे भाग या घटाव इत्यादि का उपयोग किया जाता है और इससे स्मृति क्रियाशील होती है तथा समस्या का समाधान उत्पादित सामग्री के रूप में प्राप्त किया जाता है। इस सादृश्य से प्रेरित होकर एटकिंसन, है ना, एटकिंसन एवं शिफ्रिन ने 1968 में स्मृति का प्रथम मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे अवस्था मॉडल, स्टेज मॉडल के रूप में जाना जाता है। सबसे पहला मॉडल कौन सा है स्मृति के बारे में, हमारा स्टेज मॉडल यानी कि अवस्था मॉडल। ठीक है, ये आपका नेट पीवाईक्यूज में हमने सॉल्व ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, ये कौन कौन से सवाल आते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका कि कौन से मॉडल्स पहले आए मेमोरी के। सबसे पहले ध्यान रखेंगे आप, एटकिंसन ए से स्टार्ट हुआ, शिफ्रिन एस से स्टार्ट हुआ। एटकिंसन शिफ्रिन का स्टेज मॉडल है ना, अवस्था मॉडल 1968 में। ठीक है, तब तक इंडिया क्या हुआ था, आजाद हो चुका था। क्या कहते हैं, अवस्था मॉडल। ओके, अब देखते हैं क्या दिया हुआ है, स्मृति तंत्र, है ना, किस तरह से काम करता है। संवेदी, 3 तरह की स्मृतियां होती है, संवेदी, अल्पकालिक, संवेदी यानी सेंसरी, अल्पकालिक शॉर्ट टर्म और दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, प्रत्येक तंत्र की क्या है, अपनी अपनी अलग विशेषताएं होती हैं तथा इनके द्वारा संवेदी सूचनाओं के संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार निष्पादित किए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसको डिटेल में कि तंत्र किस प्रकार से काम करता है। ये जो डायग्राम देखा आपने, ये आप अपने जब आंसर राइटिंग करेंगे आप ऑप्शनल के लिए, ऑप्शनल की आंसर राइटिंग में अगर आपने इस तरह का डायग्राम बनाया, अगर ये सवाल आता है तो आप समझ जाइए कि 2 से 3 मार्क्स आप दूसरों से ज्यादा प्राप्त करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, तो इसको अच्छे से नोट कर लें। अब देखते हैं, सबसे पहला है संवेदी स्मृति यानी कि सेंसरी मेमोरी। कोई भी नई सूचना पहले संवेदी स्मृति में आती है। संवेदी स्मृति की संचय क्षमता तो बहुत होती है, किंतु इसकी अवधि बहुत कम होती है। ठीक है, 1 सेकंड से भी कम। यह एक ऐसा स्मृति तंत्र है जो प्रत्येक संवेदना को परिशुद्धता से ग्रहण करता है। तो जो सबसे शॉर्ट में कौन सी मेमोरी होती है, आपकी संवेदी स्मृति। इसकी क्या है, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, ये काफी सारी चीजों को स्टोर कर सकती है, लेकिन इसकी जो डिस्टेंस है, मतलब जो वो है ड्यूरेशन है, काफी कम है ना, 1 सेकंड से भी कम है। ठीक है, अगर आपको लगातार कुछ स्टिमुलस आपको दी जाए आपके शरीर में, है ना, सेंस में, तो आप क्या करेंगे, उनको याद रख पाना मुश्किल होगा। ठीक है, कि आप लंबे समय तक उसको याद नहीं रख पाएंगे। अक्सर इस तंत्र को संवेदी स्मृति या संवेदी पंजिका कहते हैं, क्योंकि समस्त संवेदनाएं क्या करती हैं, यहाँ उद्दीपक की प्रतिकृति के रूप में ही संग्रहित की जाती हैं। यदि आपने कभी दृश्य उत्तर बिंब, है ना, बल्ब बुझने के बाद भी जो छाया रह जाती है का अनुभव किया हो, या आवाज के बंद हो जाने के बाद भी उसकी प्रतिध्वनि जो आपको इको सुनाई देता है, इसका तात्पर्य क्या है कि आप चित्रात्मक एवं प्रतिध्वनात्मक संवेदी पंजिका से परिचित हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब आप एक कमरे में जाते हैं और वहां पे लाइट जलाते हैं, और जब कमरे के बाहर जाके जो आप लाइट का बटन ऑफ करके बाहर जाते हैं, तो क्या होता है, कुछ समय के लिए वहां पे एक तरह का क्या होता है, जो छाया रह जाती है उस बल्ब की, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी संवेदी स्मृति वहां पे काम कर रही होती है। अब देखते हैं अगला है अल्पकालिक स्मृति यानी कि आपका STM, संवेदी यानी सेंसरी, अल्पकालिक यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी। आप इस बात से सहमत होंगे कि हम उन सभी सूचनाओं पर ध्यान नहीं देते जो हमारी संवेदी ग्राहकों को प्रभावित करती है। ठीक है, तो आपके सेंस में क्या होता है, आप कई सारी चीजों को महसूस करते हैं। ठीक है, आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं दिन भर में कई सारी चीजों को क्या करते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन आप क्या सारी चीजों को अटेंटिव रहते हैं या सारी चीजों पे ध्यान देते हैं, नहीं, आप सिर्फ काम की चीजों को। ठीक है, जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे क्या होता है कि आपकी जो सेंसरी ऑर्गन्स है, जो आपकी आईज है, वो क्या काम करती हैं, लगातार कई सारे वीडियोस देखती हैं। ठीक है, लेकिन आपका अटेंशन कहाँ जाता है, जो आपके काम की वस्तु है। ठीक है, आपके जो नेट एग्जामिनेशन में काम आता है, जो यूपीएससी में काम आते हैं, जो साइकोलॉजी के वीडियोज हैं, आपका सिर्फ ध्यान उन्हीं पे जाता है। ठीक है, और हमारा जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है तो क्या होता है, आपको एक अटेंशन मिलता है ना, कि इसको आपको कहाँ भेजना पड़ेगा, STM में भेजना पड़ेगा। ऑलराइट, तो इसी बात से अगर नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं किया तो कर दीजिए। जिन सूचनाओं पर हम ध्यान देते हैं वे हमारी द्वितीय स्मृति भंडारण में प्रवेश करती हैं।
कौन सी, सेकेंडरी मेमोरी में, द्वितीय स्मृति भंडार में प्रवेश करती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, अल्पकालिक स्मृति कहा जाता है, जो थोड़ी सूचना को थोड़े समय तक ही रख पाती है। ठीक है, कितना टाइम दिया हुआ है, सामान्यतः 30 सेकंड या उससे कम। तो ऐसी कोई भी सूचना जिसको हम 30 सेकंड या उससे कम में स्टोर रख सकते हैं, वो कहाँ काउंट की जाएगी, वो काउंट की जाएगी आपके STM में। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में इसको काउंट किया जाएगा। एटकिंसन एवं शिफ्रिन, एटकिंसन एंड शिफ्रिन, A&S, एटकिंसन एंड शिफ्रिन का कब आया था स्टेज मॉडल, 1968 में, के अनुसार अल्पकालिक स्मृति में सूचना का कूट संकेतन मुख्य रूप से ध्वन्यात्मक होता है। ठीक है, कैसा होता है, सूचना का कूट संकेतन मुख्य रूप से ध्वन्यात्मक होता है। यदि इसका निरंतर, ध्यान दीजिए यहाँ पे अब जो बात होने वाली है, यदि इसका निरंतर अभ्यास ना किया जाए, ठीक है, STM में जो मेमोरी थी उसका क्या किया ना जाए, अगर उसका अभ्यास ना, बिल्कुल हम प्रैक्टिस करना बंद कर दे, तो 30 सेकंड से कम समय में ही अल्पकालिक स्मृति से बाहर चली जाती है। ठीक है, 30 सेकंड से कम में कहाँ चली जाएगी, आपके STM से बाहर फेंक देगा वो इन्फॉर्मेशन को। ध्यान दीजिए कि अल्पकालिक स्मृति कमजोर तो होती है, लेकिन संवेदी पंजिका की भांति नहीं, जहां 1 सेकंड से भी कम समय में सूचना का क्षय हो जाता है। फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। संवेदी स्मृति क्या जाती है आपकी, 1 सेकंड से कम समय में आपकी छूमंतर हो जाती है, और जो अल्पकालिक स्मृति है ये कितनी जाती है, 30 सेकंड से कम में आपकी, ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, इसको अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये आपके मेमोरी से आपके इन्फॉर्मेशन छूमंतर हो जाएगी। अब बात करते हैं, अगला है दीर्घकालिक स्मृति, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में। जितनी भी इन्फॉर्मेशन को आप LTM में भेजेंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म में भेजेंगे, उतना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ऐसी सामग्री जो अल्पकालिक स्मृति की क्षमता एवं धारण अवधि की सीमाओं को पार कर जाती है। मतलब आपने क्या किया, STM से बार बार प्रैक्टिस की। इससे ऊपर वाला एग्जाम्पल हमने क्या किया, 26AB17, आपको भी ये जरूर याद होगा, क्योंकि क्या किया हमने, पहले इसको हमने भेजा कहाँ पे, संवेदी स्मृति में, फिर हमने भेजा अल्पकालिक में। 30 सेकंड तक तो याद था हमको, लेकिन हमने क्या किया, इसका बार बार अभ्यास किया, इसको, है ना, बार बार अभ्यास किया, तो क्या हुआ, अब ये कहाँ चली गई, ये आपके LTM में चली गई। और अब ये हो सकता है कि आपको ये सुबह तक भी याद रह जाए। यह स्मृति का ऐसा स्थायी भंडार है ना, परमानेंट स्टोरेज है, ठीक है, LTM में, जहां सूचनाएं चाहे वह कितनी भी नई क्यों ना हो, जैसे आपने कल क्या नाश्ता किया था, से लेकर इतनी पुरानी जैसे आपने अपना छठा जन्मदिन कैसे मनाया था। जैसे बात करें कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में आपको चीजें मालूम है, क्यों, ऐसा तो नहीं कि आप उस समय में थे, लेकिन आपने क्या किया, आपने जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में जो आपने पहली बार पढ़ा, तो आपने क्या किया, उसको अपनी मेमोरी में STM से कहाँ भेजा, आपने बार बार उसको रिवाइज करके LTM में भेज दिया। सभी संचित होती हैं। यह प्रदर्शित किया गया है कि कोई सूचना एक बार दीर्घकालिक स्मृति के भंडार में चली जाती है तो उसे हम कभी नहीं भूलते, क्योंकि वह शब्दार्थ कूट संकेतन, अर्थात किसी सूचना का क्या अर्थ है, द्वारा संग्रहित की जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए 26AB17 अगर आपको बताया जाए कि इस प्रकार से इसको हम LTM में कैसे भेज सकते हैं, ठीक है, तो आपको मालूम होगा एक क्रिकेट प्लेयर है जिसका नाम है AB डिविलियर्स। ठीक है, AB डिविलियर्स नाम है, तो ये बताया जाए आपको कि AB डिविलियर्स ने कितनी बार शादी की है, 2 बार AB डिविलियर्स ने शादी की है। कब कब, एक 17 साल की उम्र में और एक 26 साल की उम्र में, है ना। तो 26 साल की उम्र में और 17 साल की उम्र में किसने शादी की है, AB डिविलियर्स ने की है 2 बार शादियां। ठीक है, तो अब ये कहाँ चला गया आपके 26AB17 कहाँ चला गया, आपके चला गया लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ठीक है, देखिए बहुत ही एब्सर्ड सी इन्फॉर्मेशन है, इसका सच्चाई से बिल्कुल भी वास्ता नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये क्यों याद रहेगा, जब भी आप भविष्य में कभी 26AB17 देखेंगे, क्या याद आएगा आपको कि AB डिविलियर्स ने 2 बार शादी की थी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कहाँ चला गया है, आपकी दीर्घकालिक स्मृति में चला गया है। ठीक है, जो क्या है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अगर विश्वास नहीं होता, थोड़ा सा आप इसको 7 दिन बाद ये लेक्चर देखिए और फिर आपको देखिए ये क्या याद आता है 26AB17 लिखने के बाद। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या बोल रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, वह शब्दार्थ कूट संकेतन, इसकी जो हमने कूट संकेतन किया, जो एनकोडिंग की है, वो क्यों की है, इसका हमने शब्दार्थ निकाल लिया है ना, इस डिजिट का हमने क्या किया, शब्दार्थ निकाल लिया, द्वारा संग्रहित की जाती है। आप जिस सूचना को भूलते हैं वह पुनरुद्धार की विफलता के कारण होती है। मान लीजिए अगर आप इस चीज को भूल जाते हैं, इसका क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने क्या किया, रिट्रीवल का फेलियर हो रहा है। पुनरुद्धार की विफलता कई कारणों से हो सकती है, हमने देखा ESR, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल किसी भी स्टेज में हो सकती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अभी तक हमने अवस्था मॉडल के संरचनात्मक स्वरूप को ही चर्चा की है। जिन प्रश्नों के उत्तर अभी शेष है वह है कि सूचना एक भंडार से दूसरे भंडार तक कैसे पहुंचती है। ठीक है, इस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कि ठीक है, आपको मालूम है कि ठीक है, संवेदी स्मृति में जाएगी, फिर STM में जाएगी और फिर LTM में जाएगी। ठीक है, लेकिन ये कैसे होता है, पूरी प्रोसेस क्या है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, सूचना एक भंडार से दूसरे भंडार तक कैसे पहुंचती है, ये आपका मेन प्रश्न है। ठीक है, और ये आपका याद आता है आपके मेंस की आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, किस प्रकार से मेमोरी का जो मॉडल है एटकिंसन शिफ्रिन का, वो किस प्रकार से कार्य करता है। इस प्रश्न के उत्तर में एटकिंसन एवं शिफ्रिन ने नियंत्रण प्रक्रियाओं का विचार प्रस्तुत किया है, जो स्मृति के विभिन्न भंडारों से सूचना के प्रवाह का परिवीक्षण करती है।
तो अगर आपको अभी तक ये लेक्चर अच्छा लगा तो थोड़ा सा इस बारे में आप समझने की कोशिश करें कि एटकिंसन शिफरिन का मॉडल क्या है, ठीक है। जो आप पुराना लेक्चर देख के अभी रिवाइज कर सकते हैं, सेम लेक्चर को देख के रिवाइज करिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम कहाँ पे भेजते हैं मेमोरी, सेंसरी मेमोरी से STM में कैसे भेजते हैं और STM से चीजें LTM में कैसे जाती हैं। ये सब किसके द्वारा हमको मालूम पड़ता है? ये सब हमको मालूम पड़ता है एटकिंसन एवं शिफरिन के द्वारा, है ना। कौन सा मॉडल है इनका? स्टेज मॉडल यानी कि अवस्था मॉडल 1968 में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे अहेड।